अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इन फोकस, मैं हूं फाहद हुसैन। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से जो मामला चल रहे हैं जिसके ऊपर हमने कल भी प्रोग्राम किया था, उसका एक और पहलू है, एक और जाविया है जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसी पे हम अपने मेहमानों से आज गुफ्तगू करेंगे। ये जो जिस तरीके से पहले जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन का मामला था, जब वो सुप्रीम कोर्ट में आया और उसके बाद क्या हुआ वो हम सबके सामने है, और उसमें जिस तरीके से हुकूमत ने पहले कोई एक पोजीशन ली, फिर दूसरी ली, फिर जो उन्होंने एक नोटिफिकेशन बनाया उसमें भी गलती थी, फिर उसको वापस भेजा गया, यानी वो सारी जो राम कहानी है वो हमारे सामने है। उसके बाद दूसरा मामला जो जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो स्पेशल कोर्ट का वर्डिक्ट आया, और उस वर्डिक्ट में जो एक कंफ्यूजन पैदा हुई इन द सेंस के गवर्नमेंट का जो रोल है, और उसके बाद जो रद्द अमल जब आने शुरू हुए, खास तौर पर जब वो पैरा 66 है वो मंजर आम पे आया और जो जज साहब जिन्होंने वो लिखा था उनके ऊपर फिर रद्द अमल आना शुरू हुआ। तो ये जो दो मामलात हैं जो कि अभी भी लाइव इश्यूज हैं, यानी दोनों जो मामलात हैं एक्सटेंशन वाला और जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो वर्डिक्ट आया है, उन दोनों में अभी जो प्रोसेस है वो आगे चलना है। यानी हमें नहीं मालूम कि मामलात कहां पे जाके ठहरेंगे, लेकिन इन दोनों में जो एक चीज कॉमन है वो है गवर्नमेंट की कारकर्दगी। बल्कि शायद कारकर्दगी जो है वो दुरुस्त लफ्ज ना होगा, मैं ये कहूंगा कि उनकी जो इनकॉम्पिटेंस है वो सामने आती है। वो कैसे है, वो क्या यू टर्न थे, वो क्यों हुए हैं और उससे क्या नुकसान हो रहा है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन जब मैं यू बात करता हूं तो ये कैसे मुमकिन है कि हम यू टर्न के हवाले से जो कुछ पिछले दिनों में होता रहा है और जो मंजर आम पे आता रहा है उसका हम एक बार फिर जिक्र ना करें, क्योंकि यू टर्न अच्छा है बुरा है वो भी अब एक बहस छिड़ गई है। क्यों, जरा सुनिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यू टर्न के हवाले से क्या कहते रहे। जनरल मुशर्रफ ने हाई ट्रीजन कमिट किया है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इन्होंने इमरजेंसी लगाई जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन की, उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फौज भिजवा के बाहर निकाल दिया, और इसके तो सीधा सीधा इनके ऊपर आर्टिकल 6 लागू होता है जिसकी फांसी की सजा है। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। सूबा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं इंसानों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। इनकी जो मेट्रोज हैं, पहले तो उनकी कॉस्टिंग देखेंगे इनकी कितनी बनी, वो कितने की, और उसकी माइलेज देख ले। ये 2 मेट्रोज के ऊपर 7 अरब रुपए की सब्सिडी है, वो जो है वो प्रॉफिट बनाएगी। मुझे लोग कहते जी इमरान खान आपने बड़े यू टर्न किए हैं। मैंने कहा कमाल यू टर्न है, प्राइम मिनिस्टर बन गया यू टर्न करते करते, और मेरे मुखालिफ हैं जो जेलों में हैं। यू टर्न यानी कि कॉम्प्रोमाइज आप करते हैं अपने मकसद के लिए, अपने मकसद पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, ये जो मकसद के हवाले से यू टर्न होता है, अब ये एक ओपन एंडेड है, यानी इसमें अब आप जो भी मामलात आप कुछ कहें करें कुछ, तो उसकी एक जस्टिफिकेशन जो है वो सामने आ गई। कुछ ऐसा ही हुआ है, ये जो मामला हुआ है जनरल मुशर्रफ के वर्डिक्ट के हवाले से, जब ये तफसीली फैसला आया तो जो हुकूमती वुज़रा हैं उन्होंने आके ये जो जज साहब हैं, जज सेठ साहब जिन्होंने ये जो पैरा 66 लिखा था, उनके हवाले से उन्होंने क्या कहा कि ये दो बहुत ही अहम मिनिस्टर्स हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। जस्टिस वकार अहमद सेठ की इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रुजू करेगी, और इस्तदा हमारी ये है कि ऐसे जज साहब को पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होने का कोई इख्तियार नहीं है, ही इज अनफिट। ये सब चीजें इसको सामने रखते हुए ही ये फैसला किया है बड़ी डिलिब्रेशंस के बाद आज कि ये तो बिल्कुल देखा जाना चाहिए और फिलफोर इनको इस काम से रोकना चाहिए, क्योंकि आपके हाथों में और भी बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जिंदगी है। वफाकी हुकूमत भी इसमें अपील में जाएगी इस रेफरेंस के अलावा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस है। अच्छा, अब ये देखिए कि उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में उन जज साहब के बारे में कहा कि हम इनके खिलाफ जो है वो दरख्वास्त मूव कर रहे हैं और हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि ये काम करने के लिए फिट नहीं है। मगर ये अखबार आप देखिए, ये आज का अखबार है डॉन अखबार, और इसमें ये मलिक असद साहब की स्टोरी है जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मिनिस्ट्री डूइंग रिसर्च बिफोर मूविंग टू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, यानी कि अब खबर यह है कि अब ये सोच रहे हैं कि ये मूव करें या ना करें। बहरहाल एक और यू टर्न है, और क्योंकि यू टर्न तो अच्छे होते हैं तो मुमकिन है कि इसको भी हम हजम कर लें। लेकिन
اس طرح کے معاملات میں یہ جو دو ایشوز ہیں جو لائیو ہیں, جو انفولڈ کر رہے ہیں, جن کے ریپرکشنز ابھی آنے والے دنوں میں اور بھی آ سکتے ہیں, اس میں حکومت کا رول کتنا جو ہے وہ کتنا کمپٹنٹ رہا ہے یا کتنا انکمپٹنٹ رہا ہے, اور کیوں, اور اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے ان بڑے فیصلوں کے حوالے سے. یہ وہ ایک موضوع ہے جو میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا. میں تعارف کراتا ہوں, میرے مہمان ہیں ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب, دفاعی تجزیہ نگار ہیں, کالمسٹ ہیں, اور سیاسی جو ہمارے معاملات ہیں ان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے, اور فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. شہزاد چودھری صاحب آپ سے میں بات شروع کرتا ہوں. یہ جو ایک کامنالٹی ہے جو نظر آ رہی ہے حکومت کی, اچھا اس میں یہ جو معاملہ ہوا ایکسٹینشن کا, اس میں دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نہیں ایک اس کیس میں گئی بھی تھی, وہ ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ جو تھی وہ PMLN کی تھی, لیکن اب ٹیکنیکلی فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ آیا ہے, لیکن اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ تنقید کر رہی ہے. تو یعنی PTI سے یہ دونوں ایکسٹینشن کا معاملہ اور جنرل مشرف کے ورڈکٹ کا آفٹر ماتھ مس ہینڈل ہوا ہے دونوں سے. دیکھیے نا, دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی غلطیاں ہوئی ہیں یا کہاں سے بات شروع ہوئی. پہلے تو نواز شریف صاحب کا جو چلے جانا تھا وہ اب پتہ نہیں کس کے ساتھ ڈیل کر کے گئے, کس نے بھیجا, کیسے چلے گئے, کورٹس نے بھیج دیا. فار دا مومنٹ پرائم آفیسر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کورٹس نے ان کو ریلیف دیا اور وہ چلے گئے اور جیل سے نکل کے وہاں چلے گئے. اب اگر وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا عمران خان صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو, تو انہوں نے پھر تقریر کر دی 18 تاریخ کی, 18 نومبر کی تاریخ وہ تقریر تھی, جس میں انہوں نے پھر ڈیئر کیا چیف جسٹس صاحب کو کہ پلیز جناب آنے والے اور جانے والے خدا را آپ طاقتور کو سامنے لے کے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ جی طاقتور کو سامنے لے آتے ہیں, تو اس طاقتور کو وہ سامنے لے آئے. اچھا, اور انہوں نے مثالیں بھی دی, 2 وزیر اعظم چلے گئے تو ابھی جو یہ والے ہم ان کو لا رہے ہیں وہ کر دیا, سامنے آ گیا. اچھا, اس کا کیا ہوا کہ 3 دن 4 دن اس پوری قوم نے تماشا دیکھا آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا. یہ معاملہ اگست سے چلا ہوا ہے, یہ یہاں تک آن پہنچا ہے, اس بیچ میں کیوں اس کو ریزالو نہیں کیا. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آرٹیکل 370 ہٹایا مودی گورنمنٹ نے کشمیر کے اندر, انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ, آئین کا. انہوں نے کہا کچھ اسٹرکچرز ایسے ہیں جو تبدیل ہی نہیں ہو سکتے, اور کشمیریوں کا جو الحاق ہے یا جو اسٹیٹ کی پوزیشن ہے وہ بھی اس کے اندر اگر بالکل نہیں تو ایگزیکٹلی تو وہ شیخ عبداللہ اور جواہر, اس کو بھی آج تک کوئی ان کی سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکا. یعنی سپریم کورٹ کا ایک ناڈ ایگزسٹ کرتا تھا. گورنمنٹس سپریم کورٹ سے اجازت لیتی ہیں, پوچھ لیتی ہیں, انفارملی پوچھ لیتی ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ ہماری گورنمنٹ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ایکسٹینشن کے معاملے میں جا کے ان سے پہلے بات کر لی جائے یا یہ کہا جائے, جو بھی طریقہ ہو. انکمپٹنس یہی ذہن میں آتا ہے نا. سن لیتے ہیں, ایک چیز یہ ہو گئی, تو 3 دن تماشا بنا اس چیز کا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر غصہ سب کا, اور ہم اپیل میں جائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ مشرف کا معاملہ جب آتا ہے تو مشرف کے معاملے کے اندر آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے فیصلہ ہوا, کورٹ نے فیصلہ کیا, لیکن انہوں نے کیا پکڑا, پیرا 66. اچھا, اب میرے جیسا شخص یہ کہتا ہے, اور میں نے آج اس کے بارے میں کچھ اپنا چھوٹا بہت لکھنے کی کوشش بھی کی, اس کے اندر میرا یہ خیال تھا کہ مشرف کی سینٹنس کو ہی, کنوکشن کو ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے آن دا پریمائز. یعنی اگر آپ لڑ رہے ہیں, دوسرا آپ 1.5 سال سے آئے ہیں اور گورنمنٹ از دی پٹیشنر ان دس کیس, تو آپ 1.5 سال سے بیٹھے ہیں, آپ نے کیوں اس کو پٹیشن کو وڈرا نہیں کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے. فروغ نسیم صاحب کو پتا ہوگا. ایک سیکنڈ ذرا کہ ناظرین کو بتا دوں, شہزاد چودھری صاحب نے آج کالم لکھا ہے جنرل مشرف کے ورڈکٹ کے حوالے سے, اور میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ اس میں جو چند ایک نکات ہیں وہ بہت ضروری ہیں. یعنی جس طریقے سے انہوں نے اس کو جس کانٹیکس میں ڈالا ہے, وہ جو بیسک آپ کا نقطہ ہے جو اینڈ میں آپ نے کیا, بیسک نقطہ میرا یہ ہے کہ جنرل مشرف سے بے شمار غلطیاں ہوئیں, اور خاص طور پر 3 نومبر 2007 کے معاملے میں, جبکہ وہ ایز اے پریزیڈنٹ سائن کر سکتے تھے اور وہ حق بجانب تھے سائن کرنے میں, قانون کو ان کو اجازت دیتا تھا, وہ سائن کر سکتے تھے انڈر دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پہ, اور انہوں نے پھر بعد میں مانا بھی 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد کہ میں نے رسک لیا ہے ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف سائن کرتے. اس کی بھی وجوہات تھیں. یہ سارا معاملہ تو اگر پروسیس چلے تو یہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. اس میں اس فیصلے میں جو کچھ ڈھیلی چیزیں ہیں, کچھ کمزور دلائل ہیں, کچھ ایررز ہیں, وہ ہماری امید ہے کہ سپریم کورٹ ان کو درست کر لے گا. تو پروسیس میں تو ابھی گنجائش ہے, لیکن جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر حکومت اپنا کام کر رہی ہوتی تو آپشنز تھے,
पहले बिल्कुल ऑप्शन थे। और देखिए ना, अभी भी हुकूमत का फोकस पैरा 66 पे है। उससे पैरा 66 से हटके आप उस पे जाएं, कन्विक्शन को फाइट करें, आप उसकी कन्विक्शन को फाइट। देखिए इस वक्त मुल्क दो हिस्सों में डिवाइडेड है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे कहेंगे कि ये फौज से चूंकि तल्लक था, एयरफोर्स से तल्लक था, इसलिए मुशर्रफ के हक में, मुशर्रफ के साथ मेरे अपने मसाइल थे। आई हैड टू रिटायर अर्ली, if not exactly because of Musharraf, but for many reasons related to that. अच्छा, तो मैं तो एयरफोर्स से जल्दी रिटायर हो गया, तो मेरा तो मुशर्रफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन हक और इंसाफ की बात करनी चाहिए ना। तो मेरा ख्याल है उसका बड़ा गुनाह क्या था 12 अक्टूबर 1999 का, जिसका मैं एनी शाहिद था और विटनेस हूं उस चीज का। पकड़े उसको, वहां पे पकड़े, और पकड़ने की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन हमने गलतियां, हमारी आने वाली पार्लियामेंट्स ने, जुडिशरीज ने गलतियां की, और उसकी वो जितना कवर था कॉन्स्टिट्यूशनल कवर, उसको नहीं हटाया। तो ये गलती की। मेरी नजर में जो सजा दी है वो भी गलत है, जिस बुनियाद पे दी है वो भी गलत है, और अगर उस बुनियाद पे देनी है तो कम सजा बनती है। और ये हुकूमत के पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है फाइट करने के लिए। अगर आप यहां तक आपका हुकूमत का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है आने वाले दिन बताएंगे कि कितनी नेक नीति के साथ या कितनी काबिलियत के साथ, मैं दो चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं, नेक नीति और काबिलियत, दोनों चीज। ओके, डॉक्टर रमेश कुमार में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, मेंबर नेशनल असेंबली। हम अभी बात ये कर रहे थे कि ये जो यू टर्न्स का मामला चल रहा है, बड़ा मशहूर है आपकी हुकूमत के बारे में, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की लॉ मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो जज साहब हैं, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि वो अनफिट है, जिस तरह की उन्होंने बातें की। अब खबर ये आ रही है कि अब फिर सोच रहे हैं, अच्छा शायद करें शायद ना करें। तो यानी पहले फैसले कर देना, फिर बाद में कहना कि अभी हम देख लेते हैं। ये आपका ट्रेंड क्यों नहीं चेंज हो रहा? शहजाद साहब ने दो बातें की, एक की नेक नियति, दूसरी की काबिलियत। हाँ। तो नेक नियति के ऊपर तो शक नहीं करें, मगर काबिलियत के ऊपर शक नहीं, मगर काबिलियत के ऊपर शक आप कर सकते हैं। हाँ। एक बात, क्योंकि जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात आई, बहुत सारे इस जज के फैसले भी हैं जिसको हम ख़त्म भी नहीं कर सकते। अगर ये इनकी अपना IQ लेवल के ऊपर अगर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए भी नेगेटिव होती हैं। तो हम जल्दबाजी में कभी भी ऐसी स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं देनी चाहिए, वो थोड़ा सा जल्दी में कर देते हैं। तो वो उस चले, अच्छा आप खुद भी एतराफ़ कर रहे हैं, ये आपके ये अच्छी बात है। मैं हमेशा इन बातों का करता हूँ। मैंने चाणक्य जी को पढ़ा हुआ है, मैंने उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे हैं कि एक काम करने से पहले आप 10 मरतबा सोचें, मगर करने के बाद आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस इतना हो कि आपको वापस लेने की जरूरत नहीं। मुझे ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक ले लूं जरा। लेकिन ये जो बात अभी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर हमारे लॉ मिनिस्टर साहब और हमारे वो जो दूसरे उनके साथ साहब बैठे हुए थे, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, अगर आप डॉक्टर साहब की बात सुन लें तो शायद कल को ये वाले मसाइल ना हो जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। ब्रेक लेते हैं, विल कम बैक, तो उसके बाद इसी मामले को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, अभी आपसे ब्रेक से पहले बात हुई थी, आपने कहा कि काबिलियत जो है उस पर शक हो सकता है, लेकिन ये अगर जो दोनों जो केस हैं, जो पहले एक्सटेंशन वाला केस था, उसके बाद ये मुशर्रफ साहब वाला केस आया है, इस दोनों पे जो हुकूमत ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, जिस तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश की और मिस हैंडल किया, तो ये काबिलियत के मामले पे तो एक सवालिया निशान आ रहा है। इससे नुकसान कितना हो रहा है आपके गवर्नमेंट को? देखिए, बात यह है कि दोनों ये जो केसेस हैं ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हो रहे हैं। इवन अगर आप एक्सटेंशन के मामले पे अगर जाएं, ये रूटीन में हमेशा जब भी होती है, डिफेंस से समरी मूव होती है और रूटीन में हो जाती है। थोड़ी बहुत इन इश्यूज़ के ऊपर जब भी होती है तो वो इग्नोर की जाती हैं, कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। ये पहली मरतबा आई। जब भी आप किसी चीज़ के अंदर इफ एंड बट अगर आप निकालेंगे ना, तो यहाँ पे कोई चीज़ आपको 100% परफेक्ट नहीं मिलेगी इन आईज ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी की नज़र में अगर आप देखेंगे तो आपको एक समरी जो नॉर्मल जो मूव होती है ना, उसको भी अगर आप देखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियां करती है, उसमें भी गलतियां करती है अगर आप इफ और बिट हम निकालेंगे तो मैं समझता हूँ ये पहली मरतबा हुआ। और मगर अच्छा है कि अब ये जो हुआ है, इस हवाले से कानून साजी के हवाले से जो बात की जा रही है, तो उस कानून साजी के हवाले से जो एक आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली है, वो कोई उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, वो इजीली हो जाएगी और एक परमानेंट इसका हल भी हो जाएगा कि अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी गवर्नमेंट अगर करना चाहती है
तो उसको किस तरीके से करती है और टेन्योर भी उसके अंदर आ जाएगा। मगर थोड़ा बहुत ये भी सोचते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अक्लमंद बंदे भी उसके अंदर वो टेन्योर वो सारी चीज़ें उधर नहीं रखी थी, तो उन चीज़ों को भी जहन में रख के आदमी रिव्यू में भी जा सकता है कि इसको दोबारा रिव्यू किया जाए कि आया इसकी ज़रूरत है नहीं है, अगर करनी है तो क्या है। मगर जो भी चीज़ें होंगी एमिकेबली विदाउट एनी टसल विदाउट एनी वो चीज़ें हो जाएंगी। रही बात मुशर्रफ साहब की, मुशर्रफ साहब वाला जो केस है माजी की गवर्नमेंट से चला, ये हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा इश्यूज थे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, जहां पे फंसी हुई थी, जिसकी वजह से इसको इस तरीके से हैंडल नहीं किया गया। जरा आपने जो पिछले केस की बात की ना, मैं जरा शहजाद चौधरी साहब को इस पे ले लूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अब ये दो ऑप्शंस यही हैं कि या तो वो लेजिस्लेट करें, और अगर लेजिस्लेट करना है तो पीटीआई की ख्वाहिश तो हो सकती है जो डॉक्टर साहब बात करें, लेकिन ऑपोजिशन से कोई वर्किंग रिलेशनशिप ना होने के बराबर है। मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई कांटेक्ट भी हुआ है लेजिस्लेशन के बारे से। रिव्यू का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि आप एक और अपने ही बेंच के केस को फारिग करें। बात पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन 70s में जब भुट्टो साहब आए ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, तो उन्होंने कोई साल डेढ़ दो के बाद 2 कमांडर इन चीफ बुलाए यूनिफॉर्म के अंदर अपने दफ्तर, उनको मुस्तफ़ा खर की गाड़ी में बिठाया और उनको लाहौर गवर्नर हाउस भिजवा दिया। जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम खान को। अच्छा, वो दोनों एक एयरफोर्स के चीफ थे, एक आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। उनको बिठाया घर उधर भिजवा दिया, और वहां पर जाकर उनको रस्ते में बताया मुस्तफ़ा खर ने कि सर यू आर नो मोर दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कमांडर इन चीफ ना आर्मी के हैं और ना एयरफोर्स के आप कमांडर इन चीफ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसके पास ये कैपेसिटी और एबिलिटी एज ए प्राइम मिनिस्टर थी कि वो उनसे खुश नहीं था बावजूद, और उनको चेंज करना चाहता था, उसने तब्दील कर दिया। और तब्दील करने के बाद मेरे हाथ में एतजाज अहसन साहब ने बड़ी खूबसूरत अगले इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि यू सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और ये जो चीज है ये की है इस सारी प्रोसेस की। जब हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं ना, हम क्या कहते हैं, ओ भाई ये समझते क्या है फौजी अपने आप को, ना ये सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है। सिविलियन सुप्रीमेसी ये है कि टू मेक हिम अंडरस्टैंड एंड रियलाइज यू सर्व एट माई प्लेजर। मैं चाहूं तो तुम्हें हटाऊं, मैं चाहूं। जहांगीर करामत को जब नवाज शरीफ ने 1999 में हटाया, 98 में जब हटाया, 98 अक्टूबर के अंदर, तो क्या था, वो एक तकरीर हो गए किसी कॉलेज में तकरीर की, और वो इतना वो क्या कहना चाहिए नाइस, अच्छा इंसान, चुस्ता मिजाज का जनरल जहांगीर करामत, और उन्होंने तकरीर की अपने एक इंटेलेक्चुअल उसके अंदर, उन्होंने कहा कि ये जो आपने ये जो बात की हमें पसंद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हटा दिया। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर्स के पास हमेशा, द मोमेंट यू मेक इट कॉन्स्टिट्यूशनली टेन्योर्ड अपॉइंटमेंट, यू विल हैव टू गो बैक टू द सेम कोर्ट्स टू डिसाइड, पूछना पड़े कि जी हम इसको अब रिटायर कर लें, हम खुश नहीं हैं इससे। वो भी जाएगा अपना केस लेके, और हुकूमत और फौज एक जुडिशरी के आगे जाके अपना केस लड़ेंगे कि मुझे ये आर्मी चीफ चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये नहीं, असूलन ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये जो चीज है, ये जब लेके जाएं, ये गवर्नमेंट वापस लेके जाए, तो इस पे बहुत खुली बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में, कोर्ट्स में, हमारे मीडिया में, ताकि पता लगे कि इसकी वजूहात क्या थी, कैसे रखा गया। और टेन्योर्ड अपॉइंटमेंट ट्रेडिशन के ऊपर चलना बहुत अच्छी बात है। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मैं इस पे ब्रेक, डॉक्टर साहब ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं फिर आपके पास ही आता हूं। डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, ये ब्रेक ले लें जी, विल कम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गुफ्तगू एक बड़े ही इंपॉर्टेंट नुक्ते पे आ गई। अभी शहजाद चौधरी साहब बात कर रहे थे कि ये जो मामला एक्सटेंशन का जनरल बाजवा का, उसमें हर आर्मी चीफ जो है टेक्निकली जो एतजाज साहब को कोट कर रहे थे कि ही हैज टू सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर साहब, अब ये मामला अगर तो रिव्यू में नहीं जाता और आ जाता है लेजिस्लेशन के लिए, ये तमाम चीजें जो हैं, तमाम इश्यूज जो हैं, जिसका भी शहजाद साहब बात कर रहे थे कि उनको डिबेट होना चाहिए, लेकिन इस तरह की डिबेट हमने कभी की नहीं है पार्लियामेंट में। देखिए, पार्लियामेंट में भी बिल्कुल ऐसी डिबेट नहीं हुई है, मगर आप देखें कि कोर्ट ने भी पहली मर्तबा ऐसे इशू को उठाया है। मेन चीज ये है कि अगर हम टेन्योर पोस्ट करते हैं, जिसके अंदर बाकायदे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है या उसके एक्ट में लिखा जाता है, आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, इलेक्शन कमीशन है, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जो टेन्योर पोस्ट है। आप टेन्योर पोस्ट एक मर्तबा जब आप अपॉइंट करते हैं, तो उस टेन्योर पोस्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसको आप कुछ भी वो करे, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते।
اس کو چینج کرنے کے لیے جیسے نہیں ابھی ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جو بھی وہ بولے, مگر جب اس کے اندر میں نے اس وجہ سے کہا نا کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا بندہ وہ اس کے اندر اس کو اوپن چھوڑ کے گیا. آپ بھلی چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ جو کریں آپ اپوائنٹمنٹ کریں, وہ آپ سمجھیں کہ وہ 3 سال کے لیے ہے اور یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے, مگر جب اس کے ایکٹ کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے, جب کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ چیز نہیں آتی ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم اس کو آپ وتھڈرا کر سکتے ہیں, آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے پاور ڈسکریشن ہونی چاہیے. آپ کا نقطہ یہ ہے کہ پی ایم کو ڈسکریشن دیں ہے, لیکن دوسرا شہزاد جو ہے صاحب, یہ جو لیجسلیشن اگر آتی ہے, اگر یہ نوبت آتی ہے کہ وہ ریویو والا بات ہم نہیں لیتے, اس لیجسلیشن کو کے سامنے 2 چیلنجز. ایک تو یہ کہ جی وہ سمپل میجورٹی ہے, دیٹ مینس کہ کچھ لوگ ہاں کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ نہ کہہ رہے ہیں, لیکن شاید اس سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ لیجسلیشن کرنی کیا ہے, اس میں ڈالنا کیا ہے, اگر ٹینیور کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, اور وہ جو چیلنج جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کیسے پورا ہوگا, خاص طور پر ایسے وقت میں جب اس پارلیمنٹ نے اس طرح کا ایک نازک مسئلے پہ کبھی ڈسکشن ہی نہیں کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے یہ والا فیصلہ دیا نا, یہ بہت ہی کلیدی فیصلہ دیا ہے. ہمیں اس کو اوور شیڈو نہیں کرنا چاہیے مشرف کے فیصلے کی کسی قسم کی بوز سے, مطلب میں تو بو کا لفظ بھی استعمال کروں گا, اس سے ہٹ کے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ فیصلہ, یہ جو ایکسٹینشن والا فیصلہ ہے, یہ بنیادی طور پر ایک کلیئرٹی لانے والا فیصلہ ہے. کیونکہ یہ کلیئرٹی شاید گورنمنٹ, شاید ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں تو ہوگی, لیکن وہ پاس آن نہیں ہوئی ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ پاس آن نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد صرف ایک کنونشن کے طور پہ چلتی رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, اب یہ جو معاملہ ہے, اس میں ظاہر بات ہے ہمارے سامنے بھی یہ چیز واضح ہے کہ اس پہ سینسٹیوٹیز ہیں, بنتی بھی ہیں, کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی. سپریم کورٹ بھی اس میں انوالو ہوا, پارلیمنٹیرینز اب انوالو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایک نیچرل سی بات ہے کہ سینسٹیوٹیز ہیں, سمجھ آتی ہے. اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سارا کا سارا مدعا آ گیا آپ لوگوں کے پاس. آپ لوگوں کی ورکنگ ریلیشن شپ تو ہے نہیں, ایک دوسرے سے بات تو کر نہیں رہے. اس طرح کے معاملے کو کس طریقے سے آپ لوگ بیٹھ کے سالو کریں گے؟ ایک تو اچھی بات ابھی شہزاد صاحب نے جو بات کی نا, کہ یہ جو پرائم منسٹر جو کنونشن اناؤنس کر چکے ہیں, جو بھی لیجسلیشن ہو وہ اس کے اوپر امپیکٹ نہیں ہو, وہ آگے کے ہو, تو کیوں کم سے کم یہ اس وقت جو کمانڈ ہے اس کمانڈ کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. ایک تو اچھی چیز یہ ہو, اگر ریویو میں جانے کے بعد اگر وہ پھر بھی لیجسلیشن کے لیے کہا جاتا ہے تو کم سے کم ہم اس چیز کے اوپر ایگری کرا سکتے ہیں کہ کم سے کم اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, اس ملک کے حالات کے اندر انٹرنیشنلی, کل بھی آپ نے دیکھا کہ جو نیلم ویلی کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, اور انڈیا کے انٹرنل میٹرز کے جو توجہ ہٹانے کے لیے جو بارڈر کے اوپر صورتحال کی جا رہی ہے, اور اس صورتحال میں ہم اپنی کمانڈ, چین آف کمانڈ کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے اوپن ڈیبیٹ کرتے رہیں. میں سمجھتا ہوں اوپن ڈیبیٹ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آدمی کو خاموشی, لیکن جیسے ماضی میں دیکھیں, ماضی میں جب سعودی اور یمن والا میٹر ہوا اس ٹائم پہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لیکن خاموشی سے, اب پہلے ہونا چاہیے تھا نا, اب تو آ گیا, اب تو لیجسلیشن کا مطلب ہے ڈیبیٹ, وہ ہو جائے, مگر اس کے اندر ایک جو انہوں نے بات کی وہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے, مگر لیجسلیشن ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ملک کی جو سینسٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ساری پولیٹیکل پارٹیز, میچور پولیٹیشین ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر موجود ہیں. میں نے پی ایم ایل این سے بھی بات کی ہے, میں نے پیپلز پارٹی سے بھی بات کی ہے, میں نے کافی لیڈرشپ سے بات کی ہے اس حوالے سے کہ ہمیں اس کو اس طریقے سے سیریس لینا چاہیے. آپ نے غیر رسمی طور پر کیا, میں نے غیر رسمی کے طور پر میں نے بات ضرور کی ہے, اور میں اس کا کوئی ڈرافٹ نکل رہا ہے یا کچھ رف آئیڈیا؟ میں بالکل اس کو ایزی سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم خود سینئر پولیٹیشین ہیں, اب 18 سال اسی سیاست کے اندر ہو گئے ہیں, اسمبلی کے اندر ہو گئے ہیں. ایزی لیجسلیشن ہے, لیجسلیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایک مرتبہ ریویو میں جانے کا بھی کوئی نہیں ہے کہ ریویو میں جائیں اور یہ بات ضرور کریں کہ ہم نے یہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہوا حکومت کی طرف سے ابھی تک ریویو کا. آپ جلد اس فیصلوں کو دیکھیں گے اور کہ ریویو کے اندر جاتے ہیں, یہ 8-10 دن میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یا ریویو میں جاتے ہیں یا لیجسلیشن کے لیے آتے ہیں. آپ کے خیال میں دونوں, میں بریک لینی ہے, بریف بتا دیجیے گا. دونوں آپشن موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریویو میں جانے کا امکانات ہیں, روشن ہے, امکانات 50% اس کے ہیں. ایڈ کر دوں, اگر گورنمنٹ یہ کرے نا کہ اپنا جو پلان ہے
पॉलिसी बना के मुकम्मल A to Z एक एक चीज को केटर करते हुए वो ले जाए कोर्ट के पास और कहे कि जी ये पॉलिसी जो हम फॉलो कर रहे हैं, वी डोंट नीड टू लेजिस्लेट, हम इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। तो शायद एक तीर से दो शिकार होते हैं। तो इस चीज से आप आराम से ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक जी। ब्रेक में वापस आते हैं तो ये जो मामला है इसको एक कंक्लूजन की तरफ लेके चलेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुफ्तगू हो रही थी एक बड़े ही सेंसिटिव मामले पर और उसमें एक कुछ हद तक जो है वो सॉल्यूशंस भी सामने आ रहे हैं। अब देखना ये कि उनको उन सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो है वो आगे चलते हैं। शहजाद चौधरी साहब, अब ये जो मामला आ रहा है, अब इसमें अगर देखिए अगर ये तमाम तो जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पार्लियामेंटेरियंस रेडी हैं करने के लिए, और हम ये भी नहीं चाहते कि हर रोज एक महीने तक हेडलाइंस बन रही हो और बहस हो रही हो, उसका एक इंप्रेशन गलत जाता है। कमेटी में मामला जाए, खामोशी से उस पर को बात हो, उसके बाद उसकी कुछ एक शक्ल निकले, उसको उस पर कंसेंसस हो, उसको पार्लियामेंट में लाया जाए और उस पर वोटिंग करा के उसको खत्म किया जाए। जो आपका क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं इसका जो इस वक्त तक हमारी जो सोच है, फिर आप शहजाद साहब के पास देखें। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिव्यू का दूसरा ये है कि अगर इसके ऊपर जाते हैं एक कमेटी बनेगी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें नुमाइंदे होंगे, उसको वहां पे कमेटी के अंदर डिस्कस होगा, कमेटी के अंदर डिस्कस होके और वो ले होगा और उसी दिन बिल पास हो जाएगा। ये इतनी बड़ी कोई डिबेट नहीं है। डिबेट भी अगर कोई है तो कमेटी के अंदर है कि हमें फाइनली इस चीज के ऊपर लेजिस्लेशन क्या करनी है। तो इस वजह से ये सोल्यूशन निकल सकता है। ये बिल्कुल सिंपल सा मसला है। इस मसले को इतना गंभीर जो है वो नहीं समझे। मैं इसके अंदर काफी इन हूं और हर तरीके से इन हूं मैं। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि इसके रिव्यू के भी चांसेस हैं और रिव्यू का अगर वो चांस नहीं बनता, जो अभी 3-4 दिनों में क्लियर हो जाएगा, तो फिर सेकंड जो है वो कमेटी का है और कमेटी के अंदर एक पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जिसमें सारे उसमें ऑन बोर्ड होंगे। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद वो ले होगा और वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ और यूनानिमसली पास। मेरा ख्याल है जिस किस्म की पोलराइजेशन है ना इस वक्त अदारों के बीच में और बदकिस्मती से हो चुकी है, उसका जवाब ये नहीं है कि पहले आप उस पर अपील पे जाएं और फिर उसके बाद आके तो कमेटी में बैठे। उसका जवाब यह है कि कमेटी में अभी बैठें, अभी उस कमेटी में बैठ के वो पॉलिसी तश्कील दें, वो तश्कील करने के बाद एक सिंपल मेजॉरिटी के पास कराएं, उसको पास कराने के बाद जाके आप कोर्ट को बोलें कि ये पार्लियामेंट का हल है। आप ठीक है, आप लड़ने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि आपको हक नहीं है हमें बताएं कि हम क्या कानून बनाए एज ए लेजिस्लेटिव। आपका नाम आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि आपका हुक्म था और आपका हुक्म सर आंखों पे और हम सब मिलके चलना चाहते हैं पाकिस्तान के फेवर में, तो इसलिए आपके हुक्म से पहले हमने ये मामला किया है कमेटी में बैठ के काम, बहुत बेहतरीन उसका। लेकिन उसमें ये भी तो होगा ना, देखिए एक उसकी एक स्पिरिट ऑफ द डिसीजन भी है। कुछ लोग उस पर शोर करेंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मामला पार्लियामेंट को भेजा है उसका मकसद था कि अवाम के नुमाइंदे इस अहम नुक्ते पर बहस करें और खुल के बहस करें। रूह उसकी मेरे ख्याल है एग्जैक्टली। मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि कमेटी के बाद जाना ही जाना है ना पार्लियामेंट में। कमेटी तो उसकी एक प्रेपरेटरी वर्क है ना, कमेटी प्रेपरेटरी वर्क करेगी, सबके सब पार्टियां ऑनलाइन आ जाएंगी, उनके सारी चीजें शामिल हो जाएंगी, एक ऐसा बिल बनेगा जो कि पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट में कोई इजहार राय करना चाहता है उसके ऊपर तो कर सकता है, मतलब यही तो मकसद है वहां पे आप करें। लेकिन मोर और लेस दी लाइन, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि जो कमेटी से चीज निकली है वहां पे अंधों की तरह हाथ उठा के यस नो कर दें, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रोल ऑफ द पार्लियामेंट। सिर्फ 3 चीजों पे आपने पार्टी लाइन को फॉलो करना है, बाकी तो उसके अलावा हर चीज पे आपको डिबेट करने का हक है। आप डिबेट करें खड़े होके और कहें कि और अपना वोट अगर आप डिफरेंटली करना चाहते हैं तो डिफरेंटली करें। अगर ये हो जाता है डॉक्टर साहब तो ये एक पार्लियामेंट जिसके बारे में एक आम तासुर है और मेरा ख्याल तासुर दुरुस्त है कि ये फंक्शनल नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं हो रही, आपस में बातचीत नहीं हो रही, वर्किंग रिलेशनशिप ना होने के बराबर है, जरूरी अवाम के हवाले से जो बिल्स थे वो पास नहीं हो रहे। अगर इस मामले पर पार्लियामेंट डिलीवर कर देती है तो फिर आपका नैरेटिव कहां जाएगा कि ये तो चोर हैं, डाकू हैं, इनसे तो हमने बात नहीं करनी। देखिए, चोर और डाकू वाला नैरेटिव अलहदा है। करप्शन, नाहल, नालायक, चोर, लुटेरे, ये चीजें अब मैं समझता हूं चलनी भी नहीं चाहिए। ये बहुत कुछ हो गया, अब इन चीजों को रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट पार्लियामेंट के अंदर बननी चाहिए। अगर अब आज भी रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट नहीं बनी तो गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल आते हैं, अपोजिशन के लिए भी मुश्किल आते हैं और मुल्क के लिए फिर मुश्किल चेंज होने की जरूरत अब आ गई है। चेंज होने की जरूरत है इंटरनली। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, ये आज एक ऐसा वक्त आ गया है इस इशू के ऊपर
میری یہ کوشش ہوگی, لوگوں کی ایک ایسی کوشش ہوگی, سینئر سیاستدانوں کی ایک ایسی کوشش ہوگی کہ ہم ایسے آپس میں ٹی او آر طے کریں کہ یہ نائل نالائق چور لٹیرے کا الفاظ ختم کر کے آج سے شروعات کر کے ہم آگے بڑھیں. ختم ہو گیا. یہ میرا خیال ہے اس پازیٹیو نوٹ پہ پروگرام آج کا اینڈ ہو رہا ہے. اگر یہ ایسا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو جمہوریت ہے, ہمارا جو نظام ہے, اس میں مزید استحکام آئے گا. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.